हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आज मैं अपनी एक डिटेल्ड वीडियो नीट 2025 की काउंसलिंग के ऊपर बना रहा हूँ। नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही। जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है, कैसे कैसे हम लोग अपेयर कर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स अपेयर कर सकते हैं काउंसलिंग में, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आज। कैसे कैसे मैं आपको कॉलेज बेस्ट से बेस्ट अपनी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल सकता है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारा एनटीए नीट का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवाता है, उसी तरीके से हमारी काउंसलिंग एमसीसी और आयुष डबल ए ट्रिपल सी एंड वीसीआई वेटनरी के लिए वीसीआई, तीन तरह की हमारी काउंसलिंग होती है। तीन कंडक्ट करवाते हैं, वीसीआई, एमसीसी एंड आयुष। आयुष के अंदर हमारी काउंसलिंग, एमसीसी के अंदर हमारी काउंसलिंग आती है जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। जितने भी एम्स हैं, जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, सारी एमसीसी के अंदर आती हैं। अगर आपको एम्स, जिपमर, एएफएमसी वगैरह में जाना है तो सबको एमसीसी की काउंसलिंग होती है। सेकंड हमारी काउंसलिंग होती है आयुष की। आयुष की काउंसलिंग हमारी सेकंड होती है। आयुष की काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, बी ए एम एस, बी यू एम एस, बी एच एम एस, बी एस एम एस, बी ए एम एस, बी एन वाई एस, ये सारी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी जितनी भी होती है, सारी हमारी आयुष की काउंसलिंग के अंदर आती है। होम्योपैथी। थर्ड हमारी काउंसलिंग होती है वीसीआई, वेटनरी की काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया। इसकी एक अलग से ही काउंसलिंग होती है, जो हम पेट के डॉक्टर बनते हैं, पेट के लिए हम कुछ करते हैं, हॉर्स, डॉग, कैट, इन सब के लिए कुछ भी हम करते हैं, कैटल्स के लिए, तो वो वेटनरी डॉक्टर्स आते हैं, उनकी काउंसलिंग अलग से होती है अगर आप लोग वेटनरी करना चाहते हैं। तो आज हम लोग एमसीसी के काउंसलिंग के ऊपर पहले बात करते हैं, बाकी आयुष की, वेटनरी की काउंसलिंग की वीडियो अलग से बनाएंगे। एमसीसी की वीडियो पहले बनाते हैं आज, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टाइप ऑफ काउंसलिंग कि भाई किस किस तरीके की हमारी काउंसलिंग होती है। सबसे इसके अंदर होता है एक तो ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा से हमारी 15% सीट्स मिलती है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट एंड डेंटल इसके अंदर दोनों होती है। बीएससी नर्सिंग भी हमारी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है, ठीक है। और दूसरी हमारा इसमें पार्ट आता है स्टेट कोटा, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वो अपना स्टेट कोटा के थ्रू आती है। स्टेट कोटा में हमारा 85% सीट रहती है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारा ऐसे होता है स्टेट कोटा में, इसमें डोमिसाइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले या काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए उससे पहले अपनी डोमिसाइल बना के रख लेना, क्योंकि जो भी आपके ये वकील रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं आपके एरिया के, वो लोग डोमिसाइल बनाने में लेट कर देते हैं और एंड टाइम पे आके पैसे ज़्यादा मांगते हैं और फिर भी चीज़ें नहीं हो पाती। डोमिसाइल पहले तैयार रख लेना। दूसरा हम आते हैं फिर उसके बाद डेंटल और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, जो भी हमारी डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, कि भाई वो भी हमारी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलती हैं। जितनी भी हमारी होती हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलती है, और इसको भी एमसीसी कंडक्ट करवाता है। फिर हमारी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट होती है मैनेजमेंट एनआरआई कोटा। मैनेजमेंट कोटा होता है कि सीट के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ डोनेशन वगैरह लेके, जो भी कॉलेज जिसके अंदर सीट बच गई हैं तो वो लोग क्या होते हैं, थोड़ा बहुत डोनेशन लेके अपनी सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। और दूसरा होता है एनआरआई कोटा। एक एनआरआई कोटा भी होता है। एनआरआई कोटा में ऐसा होता है कि आपके फादर हैं, मान लीजिए आपके फादर, सपोज आपके फादर हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, तो उनको सिटीजनशिप बाहर की मिली हुई है, तो उनके थ्रू आपको आपका एनआरआई कोटा बन जाएगा। एनआरआई कोटा में क्या होता है, तो उसके थ्रू ना आपको एनआरआई कोटा के थ्रू आपको सीट मिल जाएगी। थोड़े बहुत आपके मार्क्स अगर ऊपर नीचे भी हैं तो उसमें आपको एनआरआई कोटा में सीट मिल जाती है, बट वो पेड सीट होती है। एनआरआई कोटा के थ्रू जो भी जितनी भी सीट मिलती है वो पेड सीट मिलती है, और बस ये बेनिफिट होता है, अच्छे रेपुटेड कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। एनआरआई कोटा का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ राउंड्स हमारी काउंसलिंग में कितने चलते हैं, कितने राउंड्स तक हमारे काउंसलिंग में नंबर चलते हैं। इसमें 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। जैसे कि हमारा एमसीसी, हमारा ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सब में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, सब में 2 राउंड चलते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 की मेरिट लिस्ट आती है, राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आती है। अगर राउंड 1 में कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप उसको अपग्रेड करके राउंड 2 में भी जा सकते हैं। राउंड 2 में जाने के बाद उसके बाद हमारा थर्ड राउंड इसके अंदर नहीं होता है। थर्ड राउंड की जगह होता है मॉपअप राउंड, जो भी आपकी मॉपअप राउंड की भाई लास्ट राउंड है। इसमें आपको जो भी सीटें इसमें मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आपको बस अब इसके बाद जाना ही है। फिर हमारा आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, लास्ट राउंड। ये तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जरूरी नहीं है स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा ही होगा। ये तो ऐसा होता है जिस कॉलेज की सीट्स बच जाती हैं, बच्चों ने अपग्रेड कर दी, बच्चे आगे बढ़ गए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐसा होता है कि आपको वो तब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सीट बच गई है वो आपको अलॉट होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कॉलेज की रैंक हाई होती है बट कम रैंक पर भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट बच जाती है, तो कम रैंक पर भी टॉप कॉलेज मिल जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। और बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है और उन्होंने सीट छोड़ दी
कि भाई हमें सीट नहीं ले रहे, तो वो फिर आने वाले 2 साल तक, आने वाले 2 ईयर्स तक वो फिर सीट में नहीं बैठ सकते, मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ये एमसीसी का रूल भी है, ठीक है। ये हमारे स्टे वैकेंसी राउंड। अब हम आते हैं कि भाई देखते हैं कि भैया ये स्टेप बाय स्टेप हमारी काउंसलिंग कैसे होगी ऑल इंडिया कोटा हम जो एमसीसी हमारी कंडक्ट करवाएगा। सबसे पहले आपको एमसीसी के पोर्टल पे जाना है। एमसीसी के पोर्टल पे जाने के बाद यूजी का मेडिकल काउंसलिंग का एक अलग से एक पोर्टल वहाँ से मतलब मिल जाएगा आप लोगों को आगे, वहीं पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देना वहाँ पे, जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रोसेस तो यही होगा। उसके बाद आपका आता है फ़ी पेमेंट, कि भाई कितनी फ़ी कैसे। पहले आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नॉन रिजर्व से, तो आपकी 1000 रुपये चार्ज लगेंगे नॉन रिफंडेबल के। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो तब आपके जाएंगे 500 रुपये, 500 रुपीज़ आपके जब लगेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होंगे रजिस्ट्रेशन फीस के। उसके बाद रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है हर कॉलेज का, गवर्नमेंट का अलग होता है, प्राइवेट का अलग होता है। गवर्नमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से हैं, तो उसमें आपका 10,000 रुपीज़ होता है, 10,000 रुपीज़, जो कि रिफंडेबल है, प्रॉपर रिफंडेबल है। और अगर आप ओबीसी, एससी या एससी एसटी कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपका होगा 5,000 रुपीज़ जो रिफंडेबल होगा, ओके। उसके बाद अगर आप प्राइवेट या डीम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो उधर आपका 10,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन में होंगे और 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो कि आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में लेंगे, जो आगे आपका वो रिफंड हो सकता है, जिसमें डीडी आपके कॉलेज में जमा होती है। काउंसलिंग के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपकी डीडी बनेगी, तो बैंक से उस चीज़ का पहले ही प्रोसेस तैयार रखना कि हाँ हमारी 2 लाख की डीडी काउंसलिंग में जमा होगी, क्योंकि बैंक वाले भी टाइम लगा देते हैं डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाने में। 2 लाख रुपए की डीडी आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में जमा होती है, चाहे वो डीम यूनिवर्सिटी हो या कैसी भी यूनिवर्सिटी हो आपकी, और वो आगे चल के आपकी फ़ीस में रिफंड हो जाता है। जैसे आपके मान लीजिए 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए आपके कॉलेज की फ़ीस है पर ईयर, ठीक है, एमबीबीएस की या फिर आप जो भी कर रहे हो, तो 14 लाख रुपीज़ आपकी पर ईयर फीस है। तो वो आपके 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपके कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे, आपको फिर उसके बाद 12 लाख रुपए उसमें देने होंगे, ऐसा रहता है, ठीक है। फिर हम आते हैं सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट जो हमारी काउंसलिंग का होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलती है, 3 स्टेप में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पहले रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, फिर रजिस्ट्रेशन आपका फ़ी पेमेंट और ये हो गया। उसके बाद आपकी आती चॉइस फिलिंग, कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो कॉलेज की, कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हो, कौन से मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल रहा है, ये सारे कॉलेज आपके उस पर आते हैं। थर्ड आता है आपका सीट अलॉटमेंट, जो रिजल्ट आता है उस पर सेंटर पे पहुंचना, सेंटर पे विजिट करना। थर्ड ये राउंड होता है अपना। चॉइस फिलिंग पर आते हैं, सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट होता है चॉइस फिलिंग। आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से करना है, चॉइस फिलिंग को। जो आपकी सिलेक्टेड जो भी आपकी कॉलेज है ना, सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रखना है। जैसे आपको मान लो आप लेना चाहते हो, एम्स लेना चाहते हो, दिल्ली एमएएमसी लेना चाहते हो, दिल्ली एएफएमसी या एएफएमसी पुणे लेना चाहते हो, उनको प्रायोरिटी पे रखना। आपके मार्क्स इतने हैं कि आप उसको ले सकते हो, या आपके मार्क्स कम हैं तो अपने मार्क्स वाला कॉलेज देखो, कि आपके मार्क्स पे जो आपको कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज को देखो, उस कॉलेज के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। ये नहीं कि आपने कुछ भी भर दिया, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स आ रहे हैं 300 और आप एम्स की प्रेफरेंस कर रहे हो, नहीं, आपके मार्क्स 300-400 मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप 300-400 वाले कॉलेज देखो। बहुत से काउंसलर्स होते हैं जो आपको ये चीज़ बताते कि भाई इस मार्क्स पे आपको ये बेस्ट कॉलेज मिल सकता है या ये चीज़ अच्छी मिल सकती है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 400 मार्क्स पर उनको मतलब कि 400 मार्क्स पर उनको BDS BMS ऐसा कुछ मिल रहा होता है, बट वो क्या होता है उनको पता नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, BPT मिल जाती है, BPT ले लेते हैं। BSc नर्सिंग मिल रही होती है, BSc नर्सिंग ले लेते हैं, समझ रहे हो। BMS, जबकि BMS में अलग से खुद नाम के आगे डॉक्टर लगता है, BDS में खुद नाम के आगे अलग से डॉक्टर लगता है, ठीक है। और जबकि उन लोगों को पता नहीं होता, और 400 नंबर पर उनको जहाँ BDS BMS अच्छे मतलब अच्छे कॉलेज में मिल सकती है, वहाँ वो BSc नर्सिंग ले लेते हैं जाके। तो ये चीज़ काउंसलिंग में बहुत ज़रूरी है। फिलिंग, अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, किस प्रेफरेंस पे आप भरोगे, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, किस रैंक पे आपको कॉलेज मतलब अच्छे से अलॉट हो सकता है, आपके स्टेट का है या स्टेट से बाहर का है। ये चीज़ें बहुत ध्यान से, बहुत देख के, और काउंसलर आपकी इसी चीज़ में हेल्प करते हैं, या किसी की गाइडेंस लेके अच्छे से कि यही चीज़ हमारी निकल के आएगी। उसके बाद थर्ड राउंड हमारा आता है सीट अलॉटमेंट का। थर्ड पार्ट उतना होता है सीट अलॉटमेंट, कि आपका सीट अलॉटमेंट हुआ आपके नीट रैंक के बेस पे, रिजर्वेशन के बेस पे, चॉइस के बेस पे, कि आपने
आपको मतलब एमसीसी पोर्टल पे मतलब हर राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट होगी, मतलब या मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के बाद आपने कॉलेज ले लिया, आपका जो भी कॉलेज आपको मिला, जैसे आपने भरा था आपने भरा था MAMC, ठीक है, आपने वो कॉलेज MAMC भरा था, मौलाना आज़ाद दिल्ली का, ठीक है, ये आपने भरा था और ये आपको मिल गया, आपने ले लिया। बट आपको फर्स्ट आप सोच रहे हो कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो नीचे अपग्रेड का ऑप्शन आता है, नीचे आपका जब आपका रिजल्ट आएगा तो नीचे अपग्रेड का ऑप्शन आता है। सब ऑनलाइन पोर्टल से चलता है, कोई भी ऑफलाइन नहीं चलता, काउंसलिंग का प्रोसेस सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। सेकंड राउंड में जब आप जाना चाहते हो, अपग्रेड कर दोगे, तो आप सेकंड राउंड पे जाने के बाद मान लो आपको एम्स जोधपुर मिल गया, मान लीजिए उसकी कोई सीट थी वैकेंट रह गई या कुछ उसमें मतलब रह गया, तो आपके मार्क्स इसने हैं तो एम्स जोधपुर आपको मिल रहा है, तो आप एम्स जोधपुर की तरफ जाओगे ना कि एम्स मिल रहा है, एम्स अपना आपने अपग्रेड कर। बट हो भी सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में मिल रहा हो, सेकंड राउंड में नहीं मिला, या सेकंड राउंड में मौलाना आज़ाद फर्स्ट राउंड में मिल रहा था, उससे भी कोई डल कॉलेज मिल गया, कोई यूपी का कोई नॉर्मल मतलब कॉलेज मिल रहा है अभी, ठीक है। तो अपग्रेड करना बेनिफिट भी होता है, अपग्रेड करना बेनिफिट नहीं भी होता है, चांस फिनोमेना है आपका। थर्ड में आपसे जब चले जाओगे, थर्ड में आपका फिर राउंड थर्ड में आपका मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड लास्ट राउंड होता है कि आपको मतलब सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आपकी चीज़ें फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके आगे जो आपकी फ़ीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। बट कुछ कॉलेजेस में जैसे सीट्स रह जाती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आप लोगों को जो भी सीट मिल जाती है, बहुत से टॉप कॉलेजेस की सीट बच जाती है, या फिर मतलब अच्छे कॉलेज की अच्छे कोर्सों की सीट भी बच जाती है, तो उसमें क्या होता है लो मार्क्स पर बच्चों की एडमिशन हो जाते हैं। और ये कितने ज़्यादा बच्चों की लक फैक्टर ऐसे काम करते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितने बच्चों को सीट मिल जाती है जो लास्ट तक टिके रहते हैं, काउंसलिंग में अच्छे से खेल जाते हैं, चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेते हैं, अपनी रिसर्च वगैरह करके भाई उनके पास प्रॉपर लिस्ट होती है, इस कॉलेज की इतनी कट ऑफ गई, इस कॉलेज की इतनी कट ऑफ गई, काउंसलर ने अच्छे से हेल्प करी होती है, या फिर उनको एक थोड़ी गाइडेंस अच्छी मिल जाती है, तो वो अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक रुके रहते हैं ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक भी अच्छे कॉलेज बच्चों को मिल जाते हैं जिनके MBBS तक मार्क्स नहीं हो रहे होते, बट फिर भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट बचने की वजह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में MBBS बच्चों को मिल जाती है, जहाँ मार्क्स BAMS वाले बैठे रहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका रिपोर्टिंग का। जो भी आपका रिपोर्ट आया उसका अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद आपको रिपोर्ट करना होता है सेंटर पर, जो भी आपका सेंटर है मेन सेंटर, उस पर जाके आपको रिपोर्ट करना होगा जाके कि भाई आपने सीट फ्रीज कर दी। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आया, अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद आपने जाके वहाँ पे अपना निकाल दिया, आगे बढ़े, फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस आगे करी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि भैया काउंसलिंग हमारी कब तक स्टार्ट हो जाएगी 2025 के लिए। देखिए एक्सपेक्टेड जो हर मतलब एवरी ईयर जो चलती हैं चीज़ें, उसके हिसाब से अपना लेट जुलाई मतलब जुलाई के लास्ट वीक तक, या जुलाई के बाद मतलब जुलाई के लास्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अगस्त तक सेशन स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस में, किसी भी कोर्स में अगस्त सितंबर तक स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी ये है कि आपके मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड सितंबर अक्टूबर तक चलता है, इतना लंबा चला जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड सितंबर तक चलता है, जब तक जाके कॉलेज आके मिलते हैं। देखिए यहाँ पे फीस की बात आ गई, जो मैंने आपको डिस्क्लोज करी दी थी अभी कि जनरल कैटेगरी से हो नॉन रिफंडेबल आपके 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, 10,000 रुपये रिफंडेबल है। SC ST PWD आप किसी से भी हो तो उससे 5,000 मार्क्स 500 रुपीज़ आपके फिक्स हैं, और 5,000 आपको रिफंडेबल हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। किसी भी डीम यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपये आपके एप्लीकेशन के लगेंगे, 2 लाख रुपये आपके रिफंडेबल हैं जो सिक्योरिटी फीस में लगेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद सबसे मेन चीज़ अब आती है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अभी मैं आपको ऊपर से चीज़ें बता देता हूँ, बट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो में ही आपको समझ में आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अच्छे से ज़रूरत है, अर्जेंट में ज़रूरत है, जो हम टाइम से पहले ले लें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाते हैं, बच्चे अपनी सीट तक छोड़ देते हैं इन चीज़ों से। उनके डॉक्यूमेंट वहाँ अलॉटमेंट लेटर लेके जाने के बाद जब वो सेंटर पे पहुँचते हैं उनका वेरीफाई नहीं होता, सीट नहीं मिल पाती, सीट रह जाती है, वही सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दूसरे बच्चे बाजी मार जाते हैं। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट ज़रूर से अच्छे से पूरे अपने तैयार रखने पहले से पहले। मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो अलग से तैयार करके बनाऊंगा, तो वो ज़रूर देखना है आपसे। डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में क्या क्या रिक्वायर्ड है? नीट एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड था, स्कोर कार्ड, जो भी आपका स्कोर कार्ड आया था, क्लास 10-12 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स में आएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC,
कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें काउंसलिंग प्रोसेस पे ज़रूरत पड़ती है, लेके ज़रूर जाना। कि ऐसा नहीं है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे काउंसलिंग में क्या ज़रूरत पड़ेगी, बट काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगी, आप लेके जाना सेंटर पे ज़रूर। गवर्नमेंट फोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है उसको ज़रूर लेके जाना, और ओरिजिनल लेके जाना। ओरिजिनल बच्चे कॉपी ले जाते हैं, कॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना है वहाँ पर आपको। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, किसी भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लेके जाना है। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, और ये चीज़ें ओरिजिनल लेके जानी है। ओरिजिनल, बच्चे कॉपी ले लेके पहुँचते हैं, फोटो कॉपी ले लेके पहुँचते हैं, जबकि नीट के एग्जाम तक में बच्चे अपनी फोटो मतलब आईडी तक को फोटो कॉपी लेके आते हैं, बट वहाँ पे लिखा रहता है साफ साफ ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल लेके जानी है आपको। काउंसलिंग में पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना, कॉपी निकलवा लेना उनकी, बट मैं ज़रूर फिर से कह रहा हूँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो स्टेट कोटा से आपकी काउंसलिंग होगी, तो डोमिसाइल ओरिजिनल लेके जाना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 10 से 15 फ़ोटो 10 से 15 फ़ोटो अपनी ज़रूर काउंसलिंग से पहले निकलवा लेना। और ये फ़ोटो कौन सी रहेंगी, इस बात को ध्यान से सुनना है। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी वो वाली रहेंगी जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाई थी। देखो दूसरी वाली चल सकती हैं, बट जो नीट के एडमिट कार्ड में लगाई थी ना, वो वाली लेके जाना, क्योंकि बहुत बच्चों की लाइन लगी रहती है काउंसलिंग के टाइम पे। जैसे नीट के एग्जाम में लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, इतना टाइम नहीं रहता। जब आपकी फोटो फटाफट से एडमिट कार्ड के उस पर मैच होगी, और सेम फोटो आप पासपोर्ट साइज लेके जा रहे हो ना, तो जल्दी जल्दी आपका वेरीफाई होगा, जल्दी से उस सेंटर से पहुंचने के बाद। क्योंकि आपको पहले सेंटर पे, मेन सेंटर, उस पर जाके आपको वेरीफाई करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। जब वहां से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको कॉलेज भी जाना होगा, तो फटाफट वहाँ से वेरीफाई आपको करवाना है, फिर कॉलेज भी पहुँचना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद कॉलेज जाके वहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिल गया उससे चीज़ होगी, कॉलेज भी पहुँचना होगा। फोटोज़ आप अपनी वही लेके जाना जो एडमिट कार्ड में लगी हुई है। वहाँ पे चेंज हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी सी, मतलब टाइम उनका एक एक दिन लग जाता है काउंसलिंग पूरी होने में, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम आते हैं थैंक यू पर। थैंक यू, हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी मतलब आपको चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, या मुझसे कुछ भी चीज़ें पूछनी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपको काउंसलिंग की पूरी प्रॉपर एक पीडीएफ, प्रॉपर गाइडेंस, सब चीज़ें आपकी बता दूंगा। आयुष की और वेटनरी की, इसकी काउंसलिंग अलग से बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि ज़रूरी नहीं है कि एमबीबीएस या फिर बीडीएस, बीएएमएस, ये सब चीज़। आपको अगर लो मार्क्स हैं आप लोगों के, अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो आप बीएएमएस पे जाओ, और अच्छा स्कोप बीडीएस भी है, और अच्छा स्कोप वेटनरी भी है। आज की डेट में वेटनरी, एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। वेटनरी पे आप लोग अपना जो मनी माइंड भी है ना अगर आपका, तो वेटनरी पे बहुत अच्छा मनी सेट कर सकते हो आप अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं।